हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुजीत कुमार एंड वेलकम बैक इन माय चैनल फाल्कन स्टडीज। आज मैं जो आपके सामने मैं बात करने जा रहा हूं, इसी का मैं सेकंड पार्ट। कहने का मतलब है कि बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी जो 2016 का था, तो मैं पिछले वीडियो में उसके बारे में मैं बात किया था। ये जो है बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एक्ट, इसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि आपको बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर के सिलेबस में ये दोनों टॉपिक क्या है स्पेशली मेंशन है। तो आपके एग्जाम में ये दोनों से क्वेश्चन आने का बहुत ही ज्यादा चांस होता है। तो हम आज पूरा ये जो भी एक्ट क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, जो भी इसका डिस्क्रिप्शन है, मैं इस वीडियो में टोटल आपको बताने का कोशिश करूंगा। आपका आपका जो मोहब्बत, आपका जो प्यार जो मेरा पिछले वीडियो से मिल रहा है, तो उस मोहब्बत और उस प्यार को क्या है बनाए रखिए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अब टाइम क्या है ना बहुत ही कम बचा हुआ है। और एडमिट कार्ड भी कल रिलीज हो गया है। जो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं वो अपना डाउनलोड करके अपना सेंटर एक बार चेक कर लीजिएगा। तो फिर क्या है, हम स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम को डिले किए हुए हैं। देखिए यहाँ पे एक्ट के बारे में बात कर रहा है। 2016 में जो एक्ट आया था बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन का एक्ट जो है उसके बारे में डिस्कस कर रहा है। जो ये एक्ट जो है एक तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। किसका फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बिहार। कहने का मतलब है कि बिहार में जो लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है तो उनको उनके लिए एक क्या करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उसको प्रमोशन के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स क्या है कि जो भी इन्वेस्टर बिहार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको उनके लिए स्पेशल क्लियरेंस होना जरूरी है, इंसेंटिव होना जरूरी है। उनको क्या हम लोभ दे ताकि क्या है वो बिहार में आकर इन्वेस्ट करें। जब इन्वेस्ट करेंगे, व्यापार होगा, तभी जाकर क्या होगा, किसी भी स्टेट का डेवलपमेंट होगा। तो उसी के बारे में बता रहा है। Whereas establishment of new enterprises, कहने का मतलब है कि जो न्यू इंटरप्राइजेज है, देखिए इंटरप्राइजेज कहने का मतलब होता है कि कंपनी। जो भी न्यू इंटरप्राइजेज का जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो जिनको क्या है ना लाभ, जिनको क्या है ना एक तरीके से जो स्टेट में जो एबंडेंट नेचुरल एंड कैन ह्यूमन रिसोर्स जो अवेलेबल है, उनका जो न्यू इंटरप्राइजेज जो है लाभ लेना चाहते हैं उनको इस्टेब्लिश किया जाएगा। और जिसके कारण क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज्यादा अमाउंट में जनरेट होगा, और जिससे लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड जो है, कहने का मतलब है कि वे ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव होगा। क्योंकि जब क्या है ना पॉकेट में पैसा आता है ना, तभी गर्मी क्या है ना ज्यादा दिखता है। तो पॉकेट में पैसा जब आएगा लोगों का तो लिविंग स्टैंडर्ड क्या है ना अच्छा हो जाता है। अब जैसे गर्मी में अगर मान लीजिए कि जिसके पास क्या है ना पैसा नहीं है, वो पंखा में भी उसको अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे पैसा जब बढ़ते जाता है ना, तो पंखा से कूलर, कूलर से एसी, इस तरीके से क्या है ना लोगों की डिमांड क्या है ना बढ़ते जाती है। तो सब चीज क्या है ना पैसा पे ही है। तो लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, जनरेट होगा। तो खैर, इट इज एक्सपेडिएंट टू सिंप्लीफाई द प्रोसीजर फॉर establishment and running of industrial service business unit state in order to make the state attractive। देखिए क्या हुआ कि इस एक्ट का मतलब ही है कि इन्वेस्टमेंट जो अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाना। कहने का मतलब है कि जो स्टेट है उसमें इस तरीके का पॉलिसी लेकर आए, इस तरीके का एक्ट यहाँ पे हम लेकर आए, ताकि जो इन्वेस्टर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर इन बिहार में क्या करे, इन्वेस्ट करे, जिसके कारण जो है अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हम बना पाए। और जब इस तरीके का हमारा डेस्टिनेशन जब स्टेट को बनेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा होगा, कंपनियां ज्यादा लगेगी, वहां पे क्या होगा, लोग ज्यादा काम करेंगे, व्यापार ज्यादा होगा विद इन कंट्री और आउटसाइड भी कंट्री, ये व्यापार ज्यादा होगा। तो उस स्टेट का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है आपका बढ़ेगा। जैसे हम आपको बात करते हैं चेन्नई के बारे में, तो जो हमारा जो तमिलनाडु वाला जो स्टेट जो रीजन है, वहां पे बहुत सारे क्या है ना फॉरेनर कंपनी वहां पे इन्वेस्ट किए। जैसे फोर्ड वुड का हम बात करते हैं, या मान लीजिए रेडमी जो आपका फोन बनाती है, तो ये सब जो है वहां इन्वेस्ट इसलिए इन्वेस्ट वहां पे करती है, इन्वेस्ट की है। दैट मीन्स वहां के लोगों को अच्छा रोजगार मिला है और वहां के जो इकोनॉमी भी है वो इंक्रीज हो रही है। तो इसीलिए हम यहाँ पे इस एक्ट के थ्रू बिहार में ऐसे ऐसे जो भी रूल है, रेगुलेशन है, जिससे ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे इन्वेस्टर आए, ज्यादा से ज्यादा एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ज्यादा से ज्यादा आए, वो सब चीज के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे।
यहाँ से हम बात करते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 का। तो चैप्टर नंबर 1 में कुछ डेफिनेशन आपको बताया गया है। इस डेफिनेशन को सबसे पहले समझना है, क्योंकि इस डेफिनेशन के बेसिस पे ही आपको आगे का स्लाइड समझ में आएगा। इस डेफिनेशन का क्या मतलब, देखिए एक्ट का मतलब क्या है, जो वही है जो बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एक्ट, इसी के बारे में बताया गया है। अब यहाँ से नेक्स्ट है आपको क्लियरेंस। क्लियरेंस का हिंदी में मतलब होता है छूट, कहने का मतलब है उसको छूट देना। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि एक क्लियरेंस का मतलब है कि ग्रांट, क्या करना, ग्रांट या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो गया, अलॉटमेंट हो गया, कंसेंट हो गया, अप्रूवल हो गया, परमिशन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, एनरोलमेंट हो गया, लाइसेंस हो गया, इस तरीके का जो भी है वो किसके द्वारा क्लियरेंस दिया जाएगा, कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी या ऑथोरिटी। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको यही समझना है कि कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी के द्वारा जो छूट मिलता है, दैट मीन्स जो किसके रिगार्डिंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अलॉटमेंट हो गया, कंसेंट हो गया, अप्रूवल हो गया, परमिशन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, एनरोलमेंट हो गया, ये सबको हम क्लियरेंस बोलेंगे। कमिश्नर क्या होगा कि कमिश्नर जो भी कोई भी पर्सन जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, कमिश्नर बोलेंगे। यहाँ पे एक आपको नेक्स्ट वर्ड है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म क्या होता है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, कहने का मतलब है ऑनलाइन फॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, जो कि इस एक्ट के अंदर में क्या है प्रिस्क्राइब्ड किया गया है। जैसे जो भी इन्वेस्टर को क्लियरेंस चाहिए तो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म क्या है वो फिलअप करेंगे और फाइल करेंगे, तभी जाकर उनको क्लियरेंस क्या है दिया जाएगा। कंपनी कहने का मतलब है कि जो भी हमारा कॉर्पोरेट होता है या कोई इंडिविजुअल फर्म है उसको कंपनी या इंटरप्राइज भी बोलेंगे। यहाँ पे देखिए कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी का भी बात हो रहा था। कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी क्या होता है, कोई भी जो भी डिपार्टमेंट है या जो भी एजेंसी है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव की जाती है, याद रखिएगा जो भी डिपार्टमेंट या एजेंसी जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव की जाती है और जिसको पावर दिया जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है किसके लिए, ग्रांट और इशू क्लियरेंस, क्लियरेंस को ग्रांट करने के लिए और इशू करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑथोरिटी जो दी जाती है, जिसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं, ग्राम पंचायत होते हैं, पंचायत समिति होते हैं, जिला परिषद होते हैं, म्युनिसिपालिटी होते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज होते हैं। ये सब जो है ना वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बारे में, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अंदर में आएंगे। देखिए हम नेक्स्ट स्लाइड में बार बार कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का बात करेंगे, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का बात करेंगे, क्लियरेंस के बारे में बात करेंगे, तो आपको ये सब चीज यहाँ से समझना है। नेक्स्ट हम डेफिनेशन पे बात करते हैं डिपार्टमेंट। कहने का मतलब है जो बिहार इंडस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है उसी के बारे में यहाँ जिक्र हो रहा है। इंटरप्राइज मतलब कंपनी, जो हम आपको बताएं। देखिए इंसेंटिव, इंसेंटिव कहने का मतलब है कि एक्स्ट्रा उसको क्या है ना पैसा दिया जाता है। सच अ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट, कहने का मतलब है कि जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल जो बेनिफिट एक तरीके से दिया जाता है। अब जैसे पैसा ही नहीं, मान लीजिए कि उनको एक तरीके से जो भी रूल है रेगुलेशन है उसमें भी उसको इंसेंटिव दिया जाता है, तो नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट हो गया। तो जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है किसको, इन्वेस्टर को, इस पॉलिसी के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसेंटिव बोलते हैं। पॉलिसी मतलब क्या हुआ, बिहार स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी जो 2016 के बारे में हम बात किए थे वो हमारा क्या है सब पॉलिसी के अंदर आएगा। अब देखिए पब्लिक अथॉरिटी क्या होता है, पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या है, कोई भी ऑफिस जो कि रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जो भी इस एक्ट के अंदर में जो भी इम्प्लीमेंट करना है इस एक्ट को, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिस है उसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक अथॉरिटी। और इसमें इंक्लूड भी होगा जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो हम आपको बताएं वो पब्लिक अथॉरिटी के अंदर में ही इंक्लूड होगा। सेक्रेटेरिएट कहने का मतलब क्या है कि जो सेक्रेटेरिएट जो है वो स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का एक सचिवालय होगा, सेक्रेटेरिएट होगा। स्टेट बोर्ड तो आप जान ही रहे, बिहार स्टेट बोर्ड का बात कर रहा है। उद्योग आधार का मतलब क्या होता है, उद्योग आधार मतलब क्या है, वैसे रजिस्ट्रेशन जो इंडस्ट्रियल यूनिट का वैसा रजिस्ट्रेशन जो कि किसके द्वारा किया जाएगा, यूनियन मिनिस्ट्री माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो है टाइम टू टाइम उनको जो रजिस्ट्रेशन किया जाएगा उसको क्या बोलते हैं, उद्योग आधार के नाम से जाना जाएगा। अब यहां से देखिए चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता है। चैप्टर नंबर 2 में बताया गया है कि जो रजिस्ट्रेशन है किसका, इंडस्ट्रियल यूनिट का। यहाँ पे हम आपको बताएं
आप अगर पीछे वाला स्लाइड पे बात कर रहे हैं, उद्योग आधार में क्या होना चाहिए, जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट का क्या होगा रजिस्ट्रेशन, और किसके द्वारा ये किया जाएगा, ये यूनियन मिनिस्ट्री माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के द्वारा। तो इसी हम क्या है ना रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन जो इंडस्ट्रियल यूनिट का रजिस्ट्रेशन होगा वो कैसे होगा, किस एक्ट के थ्रू होगा। तो देखिए रजिस्ट्रेशन जो होगा इंडस्ट्रियल यूनिट का वो हमारा क्या है वॉलंटरी होगा। देखिए वॉलंटरी करने का मतलब स्वेच्छा से होगा। जो रजिस्ट्रेशन जो है इंडस्ट्रियल यूनिट का वो हमारा क्या होगा वॉलंटरी होगा। वैसे एक्सेप्ट वैसे इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग आइटम जिसको रिक्वायर है इंडस्ट्रियल लाइसेंस जो है किसके इंडस्ट्री डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 के तहत जिसको इंडस्ट्रियल लाइसेंस क्या रिक्वायर है उसको छोड़कर बाकी सब क्या होगा उसको क्या होगा वॉलंटरी क्या होगा रजिस्ट्रेशन होगा। और यूनिट जो है उसको जो रिक्वायर अगर कोई भी अगर यूनिट है कोई भी फर्म है कोई भी कंपनी है जिसको क्लियरेंस या असिस्टेंट उसको चाहिए प्रोवाइडेड बाय यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, उनको अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी है उसको क्या है कंपनी को चलाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए कुछ पैसे की जरूरत है कुछ क्लियरेंस की जरूरत है तो उसको क्या करना पड़ेगा कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म क्या करना पड़ेगा फिल करना पड़ेगा और फाइल करना पड़ेगा जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। और कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म हम आपको डेफिनेशन में इसलिए बताए थे। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो यूनिट जो है वो भी क्या कर सकते हैं फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन उद्योग आधार, जो कि एक तरीके से कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन के बाद प्रोडक्शन के कमेंसमेंट के बाद क्या है कि जो एमएसएमई जो सेक्टर जो है वो उद्योग आधार पे क्या कर सकते हैं वो फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। अब देखिए स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड इसका कॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब है कि इसका भी एक काम करने का दायरा होना चाहिए, इसका भी रूल रेगुलेशन होगा। तो रूल रेगुलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा। दैट मीन्स क्या होगा जैसे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत के अंदर जो भी लीगल एक्टिविटी होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन अगर नहीं रहेगा तो लोग तो क्या अपने अपने में क्या है ना लड़ाई करके क्या है ना खत्म हो जाएंगे। तो उसका क्या है कॉन्स्टिट्यूशन बना। उसी तरीके से स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड कैसे उसको अच्छे तरीके से इसको चलाना है कैसे रेक्टिफाई करना उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि जो देयर शैल बी स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, इसका जो स्टेट प्रमोशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड होगा इसके जो चेयरमैनशिप होंगे वो डेवलपमेंट कमिश्नर होंगे। याद रखिएगा कि स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के जो चेयरमैन होंगे वो डेवलपमेंट कमिश्नर होंगे, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होंगे किसका इंडस्ट्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे या फाइनेंस के होंगे, कॉमर्शियल टैक्सेस के होंगे, फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट के होंगे, एनर्जी के होंगे, लेबर रिसोर्सेज के होंगे, अर्बन डेवलपमेंट के होंगे, हाउसिंग एंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म के ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे। याद रखिएगा। तो आपको ये याद रखना है कि जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के जो एक तरीके से जो हेड होंगे ना उनको डेवलपमेंट कमिश्नर के नाम से जाना जाएगा बस। प्रिंसिपल जो सेक्रेटरी जो होंगे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो इंडस्ट्री के जो होंगे वो आपको मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड के होंगे। याद रखिएगा जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो इंडस्ट्री के जो होंगे ना वो मेंबर सेक्रेटरी बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी होंगे। याद रखिएगा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी नॉमिनेट करेगी कितने मेंबर को 5 मेंबर को नॉमिनेट करेगी, जिसमें से 2 जो मेंबर जो होंगे ना ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि जो स्टेट गवर्नमेंट 5 मेंबर को नॉमिनेट करेगी जिसमें 2 मेंबर जो होंगे वो आपको इंडस्ट्री को प्रेजेंट करेंगे। अब यहां से हम बात करते हैं कि जो सेल्फ फंक्शन एंड क्या है ना पावर स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड हमने क्या है कॉन्स्टिट्यूट कर दिया। और जब स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया तो उसका कुछ ना कुछ क्या है ना फंक्शन होगा, कुछ ना कुछ क्या है ना पावर होगा स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का। अब उसके बारे में हम क्या करेंगे जिक्र करेंगे। जैसे कहने का मतलब है कि जो भी प्रपोजल एक तरीके से प्लेस किया जाएगा किसके द्वारा सेक्रेटरी के द्वारा, किसको स्टेट बोर्ड को, उसको क्या करना है इनको अप्रूव करना है और उसके रिगार्डिंग अप्रोप्रिएट क्या है ना डिसीजन उनको क्या है लेना होगा। जैसे कहने का मतलब है कि जो भी प्रपोजल अगर आया तो ये बोर्ड का काम है कि वो स्टेट बोर्ड को एक तरीके से जो भी मतलब क्या डिसीजन हो वो देंगे और जो भी उनके रिगार्डिंग जो अच्छा मतलब अप्रूवल जो डिसीजन होगा जो भी एक तरीके से उस प्रपोजल को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए जो भी डिसीजन जरूरी होगा उस डिसीजन को क्या करेंगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहा है कि जो स्टेट बोर्ड जो होगा वो 1 महीना में कम से कम क्या है ना एक बार क्या है ना मीटिंग करेगा। कहने का मतलब है महीना में 1 से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन एटलीस्ट क्या है ना एक बार क्या है वो मीटिंग करेगा ही करेगा।
और क्या करेगा, एक गाइड करेगा और एडवाइज करेगा किसको, डिपार्टमेंट ऑफ बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसको गाइड करेगा और एडवाइज भी करेगा। कौन करेगा, स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। ये सब उसका फंक्शन आपको बता रहे हैं, पावर भी इसमें आएगा। स्टेट बोर्ड जो है और जो सभी जो मीटिंग जो है वो क्या करेगा, सेल ऑल्सो रिव्यू द प्रोग्रेस। याद रखेगा कि जो स्टेट बोर्ड क्या करेगी कि जो भी मीटिंग करेगी उसमें जो भी प्रोग्रेस हुआ है स्टेट में, कहने का मतलब है कि इस एक्ट के रिगार्डिंग जो भी प्रोग्रेस हुआ है उसको देखेगी, समझेगी, और अगर उसमें जो भी अगर मान लीजिए कि दिक्कत अगर है तो उसको क्या करेगी, रेक्टिफाई भी करने का कोशिश करेगी। हाँ, स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड एंड शैल गिव एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन टू इंश्योर स्पीडी। अगर मान लीजिए कि जो भी काम स्लो हो रहा है तो उसको क्या करेगा, स्पीडी क्या है प्रोसेसिंग करने के लिए वो रिक्वेस्ट करेगी कि आप काम को जितना ज्यादा हो सके जल्दी तेजी से क्या है आप कीजिए। अगर कोई तरीके का कमी होता है तो उसको रेक्टिफाई भी करेगी स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड सेल रिकमेंड एक्शन अगेंस्ट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। याद रखिएगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का यहाँ पे फिर से जिक्र हो रहा है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बारे में जो हम बात किए थे जिसमें आपको क्या आता है, ग्राम पंचायत हो गया, पंचायत समिति, जिला परिषद, म्यूनिसिपालिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड क्या है ना डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसी के बारे में क्या है ना हम बात कर रहे हैं कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अगेंस्ट भी क्या करेगी स्टेट बोर्ड, क्या कर सकती है, एक्शन क्या है ना ले सकती है। अगर मान लीजिए कि जो भी इस एक्ट के अंदर जो भी रूल को अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉलो नहीं किया तो उसके अगेंस्ट क्या कर सकती है, वो एक्शन भी ले सकती है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि सेक्रेटेरिएट ऑफ द स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। अब जो स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का सेक्रेटेरिएट के बारे में उसका भी एक क्या होगा, जो स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का क्या होगा, सचिवालय होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। सेक्रेटेरिएट ऑफ द स्टेट इन्वेस्टमेंट बोर्ड शैल बी कंस्टिट्यूट, कहने का मतलब है कि स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का एक सेक्रेटेरिएट क्या है बनाया जाएगा, जो कि जिसमें क्या होंगे कि चेयरमैन एंड क्या है ना बोर्ड मेंबर क्या ना होंगे, जिसमें क्या होंगे चेयरमैन और बोर्ड मेंबर होंगे। उनका क्या काम होगा, एग्जामिन करना और जो भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है उसको अप्राइज करना, जो भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रिसीव्ड जो होगा उसको एग्जामिन करना, देखना कि मतलब क्या सही है क्या गलती है, अगर सही है तो उसको और अप्राइज करना और अपलिफ्ट करना और उसको क्या है ना ज्यादा से ज्यादा क्या है इम्प्लीमेंट करने का बिफोर द क्या है ना मतलब है कि जो सेक्रेटेरिएट जो होंगे उनको 30 दिनों के अंदर एक तरीके से बॉन्ड किया गया है कि 30 दिनों के अंदर जो भी रिसिप्ट जो उनको जो भी प्रपोजल रिसिप्ट होते हैं उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टेट बोर्ड को क्या करना है, उनको भेजना है। कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। जो इसका जो सेक्रेटरी है कि जो भी सेक्रेटेरिएट का जो रूपरेखा जो है, जो भी फंक्शन है, जो भी प्रमोशन है, वो जो रूल के अकॉर्डिंग जो भी एक्ट के अकॉर्डिंग जो रूल होगा उस रूल को क्या करेंगे, वो फॉलो करेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं कि कंस्टिट्यूट ऑफ सेक्रेटेरिएट ऑफ द स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। कहने का मतलब है कि जो सेक्रेटेरिएट जो स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का जो सेक्रेटेरिएट है उसका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम बात करते हैं। तो पहला नंबर क्या बोल रहा है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर कौन होंगे, देयर शैल बी एन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर। कहने का मतलब इसमें एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर होंगे हु शैल बी द हेड ऑफ द सेक्रेटेरिएट। याद रखिएगा कि सेक्रेटेरिएट के हेड को क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर बोलेंगे, बस क्लियर। प्रिंसिपल बात करेंगे, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होंगे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री के वही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर होंगे, जब तक कि जो स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई डिसाइड नहीं करता है तब तक वही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर होंगे। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होंगे उन्हीं को मतलब पद दिया गया है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर का, और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर जो है वो एक सेक्रेटेरिएट का क्या होगा, हेड होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं कि जो सेक्रेटेरिएट है, जो स्टेट बोर्ड का जो सेक्रेटेरिएट है वो उसको क्या कंस्टिट्यूट किया गया है, फॉलोइंग मेंबर क्या, और जो मेंबर है वो क्या कौन कौन से मेंबर है इसके बारे में बात करते हैं। जैसे पहला नंबर क्या है ना, एन ऑफिसर ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी। कहने का मतलब है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर जो होगा वो ज्वाइंट सेक्रेटरी के रैंक के नीचे नहीं होना चाहिए। एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इन्वायरमेंटल इंजीनियर ऑफ द बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। मतलब जो भी ऑफिसर जो होंगे वो इन्वायरमेंटल इंजीनियर जो होंगे वो बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नीचे नहीं होना चाहिए। एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ टाउन प्लानर आर्किटेक्ट अर्बन, मतलब जो भी ऑफिसर है वो टाउन प्लानर हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, अर्बन प्लानर जो है अर्बन डेवलपर उसके नीचे का नहीं होना चाहिए। वैसे ऑफिसर जो कहने का ज्वाइंट लेबर कमिश्नर ऑफ द लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट के नीचे का नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से जो एक ऑफिसर जो है
वो आपको बिलो द रैंक डिप्टी कमिश्नर ऑफ द कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर नीचे का नहीं होना चाहिए। और जो ऑफिसर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ऑफ द बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नीचे का नहीं होना चाहिए। ऑफिसर जो होना चाहिए वो डिप्टी सेक्रेटरी टू द डिप्यूटेड बाय रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट के नीचे का नहीं होना चाहिए। एंड जो ऑफिसर जो है वो आपको डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ ए फैक्ट्री ऑफ द लेबर रिसोर्स डेवलप डिपार्टमेंट के नीचे का नहीं होना चाहिए। इस तरीके जो एक तरीके से जो दूसरे जो ऑफिसर जो है जिनको अगर मान लीजिए जरूरत है सेक्रेटेरिएट को, वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पे क्या है उसको अपॉइंट किया जा सकता है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि फंक्शन ऑफ द सेक्रेटेरिएट, कि सेक्रेटेरिएट का यहाँ पे क्या फंक्शन है, इसके बारे में हम बात करते हैं। अब सेक्रेटेरिएट तो हमने बना लिया, अब उसका फंक्शन क्या है, कुछ काम तो होगा। तो जैसे क्या काम है, पहले रिसीव करना, प्रोसेस करना और मेक अवेलेबल और रिक्वायर्ड क्लियरेंस। कहने का मतलब सबसे पहले रिसीव करेगा, जो भी प्रपोजल आएगा उसको रिसीव करेगा, उसको प्रोसेस करेगा और जो भी रिक्वायर्ड क्लियरेंस जिसको जरूरत है उसको अवेलेबल कराना। जो भी एक तरीके से जिसमें इंक्लूड क्या करना है, मॉडर्नाइजेशन हो गया, अपग्रेडेशन हो गया एंड एक्सपेंशन हो गया। जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट का एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन, अपग्रेडेशन, इसको क्या करना है, बढ़ावा देना है। दूसरा क्या है हमारा कि प्लान, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट कैंपेन, जो है एक तरीके से प्लान करना है, डिजाइन करना है और जो है इम्प्लीमेंट करना है, जिसके कारण बिहार को क्या किया जाए, कंट्री के बाहर और कंट्री के अंदर भी इसको एक स्पेशल, ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ज्यादा से ज्यादा क्या है बिहार में आए, उसके लिए प्लान किया जाना चाहिए, डिजाइन करना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। ये सब क्या है, सेक्रेटेरिएट का फंक्शन है। उसके बाद क्या, प्रपोजल जो भी रिसीव हुआ उसको अरेंज करना। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में हम बताए थे कि जिनको क्लियरेंस चाहिए वो इसी फॉर्म में क्या करेंगे, फाइल करेंगे। तो उसको एक तरीके से रिसीव करके प्रोसेस कर देना, जो कि इस रूल के अंदर प्रिस्क्राइब्ड अंडर दिस रूल, इस रूल के अंदर जो भी क्लियरेंस प्रिस्क्राइब किया गया है उसके तहत उसको अरेंज करना, प्रोसेस करना और जो भी एलिजिबल है उसको प्रोवाइड करना। यहाँ पे हम बात करते हैं कि कलेक्ट प्रिस्क्राइब्ड फी एंड डिपॉजिट ऑन बिहाफ ऑफ, देखिए ये क्या करना है कि फी से रिलेटेड जो भी काम होगा वो कलेक्ट करना या जो भी एक तरीके से डिपॉजिट करना, किसके बिहाफ में, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बिहाफ में इस ये क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, डिपॉजिट करेंगे और जिनको अगर क्लियरेंस चाहिए उनको क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव अकाउंट में क्या करेंगे, उसको डिपॉजिट करेंगे। अगला हमने नेक्स्ट का बात करते हैं कि कॉन्वे सच क्लियरेंस, इस क्लियरेंस को एक तरीके से देखना, जो भी अप्लीकेंट जो है, जो कि इस कहने का मतलब है कि जो भी अप्लीकेंट है कुछ अगर मान लीजिए कमियां हैं उसके एप्लीकेशन को क्या है, कन्वे करना और अगर कमियां है तो उसको क्या करना है, दूर करना है, जिसके कारण उसको रेक्टिफाइड किया जा सके। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, कलेक्ट एंड फर्निश स्टैटिकल इंफॉर्मेशन, जो भी स्टैटिकल इंफॉर्मेशन उसको कलेक्ट करना, उसको फर्निश करना और क्या बोलते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट जो सेक्टर के द्वारा, प्रोडक्ट के द्वारा, स्केल के द्वारा जो भी एक तरीके से स्टैटिकल इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना और जो भी एक तरीके से रिक्वायर्ड होगा तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के सामने इसको पेश करना। अब यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे काम इसका क्या है कि सेक्टर वाइज या प्रोडक्ट वाइज इसको इंफॉर्मेशन को क्या है, प्रिपेयर करना। जो भी इन्वेस्टर का, जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए सेक्टर वाइज, प्रोडक्ट वाइज इसको प्रिपेयर करना और जो भी वेबसाइट पे उसको स्प्रेड करना, जिसके कारण जो डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी वेबसाइट जो बना हुआ है उस पर क्या करना, स्प्रेड करना या विजुअल मीडिया उस पर स्प्रेड करना। यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो मेंबर ऑफ द, जो सेक्रेटेरिएट का जो मेंबर जो होंगे वो क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे, रिकमेंड करेंगे, किसके लिए, क्लियरेंस के लिए। जो भी रिस्पेक्टेड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होंगे उसको ऑनलाइन क्या करेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे और रिकमेंड करेंगे कि उसको आप क्या क्या क्लियरेंस दीजिए, उसके बारे में क्या है वो एक तरीके से एग्जामिन करेंगे। द रिस्पेक्टिव कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होंगे शैल बी बाउंड टू टेक अ डिसीजन, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो रिस्पेक्टिव कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे उनको बाउंड किया गया है कि 30 दिन के अंदर क्या है, जो भी इस तरीके का जो रिकमेंडेशन जो है उनको रिसिप्ट होता है तो 30 दिन के अंदर ही क्या करें, वो क्लियरेंस को क्या करें, ग्रांट करें। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो क्लियरेंस शैल बी कम्युनिकेटेड टू द सेक्रेटरी, जो क्लियरेंस जो होगा वो एक तरीके से सेक्रेटेरिएट को दिया जाएगा, कैसे, ऑनलाइन दिया जाएगा। जो भी टाइम जो लिमिट है उसके अंदर में क्लियरेंस का जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेक्रेटेरिएट को दिया जाएगा।
नेक्स्ट बात है कि इनका डिपार्टमेंट जो है वो क्लियरेंस को ग्रांट करने में फेल हो जाता है तो क्या करेगा, वो डिसीजन लेगा और ये समझा जाएगा कि वो जो क्लियरेंस है वो ग्रांट हो गया है, और जो सेक्रेटेरिएट क्या करेगा, वो एक तरीके से डिम्ड जो है ना, डिम्ड क्लियरेंस क्या करेगा, इशू करेगा। सेक्रेटेरिएट के द्वारा जो क्लियरेंस जो इशू किया गया उसको एग्जीक्यूट करेगा, इंप्लीमेंट करेगा, और शैल नॉट हैव एनी पावर, कंसर्न कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का कोई भी पावर नहीं है कि सेक्रेटेरिएट का जो डिसीजन है उसको रेक्टिफाई करे। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो कमिश्नर जो है, कमिश्नर शैल हैव द पावर टू डायरेक्ट अ पब्लिक अथॉरिटी। कहने का मतलब कमिश्नर का इतना पावर दिया गया है कि जो पब्लिक अथॉरिटी है उसको भी क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, इंक्वायरी करने का, और जो भी रिपोर्ट जो होगा इसके रिलेटेड उसको क्या करेगा, इशू करेगा, और सब क्या करना है, विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के अंदर में ही काम करना है। नेक्स्ट अगर बात करें कि जो कमिश्नर जो होगा इसके पास क्या होगा, पावर होगा। क्या कमिश्नर के पास क्या पावर है कि टू गिव डायरेक्शन देना, जो भी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट में जो डिसीजन जो लिया गया है उसको एक तरीके से डायरेक्शन प्रोवाइड करना पब्लिक अथॉरिटी को, ताकि क्या है वो जो क्लियरेंस दे रहे हो वो कैसे दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, इसके बारे में वो डिसीजन प्रोवाइड करे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल इंसेंटिव टू एलिजिबल इंडस्ट्रियल यूनिट। कहने का मतलब जो भी फाइनेंशियल इंसेंटिव जो है प्रोवाइड किया जाएगा एलिजिबल इंडस्ट्रियल यूनिट को, तो कैसे किया जाएगा, किसको किया जाएगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। जो सेक्रेटेरिएट जो होंगे, सेक्रेटेरिएट शैल इंश्योर द टाइमली सैंक्शन एंड मतलब है कि सेक्रेटेरिएट जो है वो क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे कि जो एक तरीके से जो क्लियरेंस जो है वो टाइमली क्या है ना, वो सैंक्शन हो। जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट जो इंसेंटिव के लिए जो एलिजिबल है उनको क्या है, टाइमली क्या है वो सैंक्शन हो जाए। सेकंड हमारा बात करेंगे कि जो इन्वेस्टर जो है, मतलब है कि जो भी इन्वेस्टर जो है वो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के तहत जो भी उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव चाहिए उसको, उसके लिए कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो CAF जो बनाया गया था उसके थ्रू क्या करेंगे, वो अप्लाई करेंगे। जो सेक्रेटेरिएट जो है उनको क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, जो भी एप्लीकेशन है फाइनेंशियल इंसेंटिव के लिए वो सेक्रेटेरिएट उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइनेंशियल इंसेंटिव को कौन प्रोसेस करेगा, तो सेक्रेटेरिएट करेगा। नेक्स्ट है कि मतलब है कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो सैंक्शन के लिए टाइम बाय टाइम क्या करेंगे, जो स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर ही जो है उनको क्या करेंगे, वो सैंक्शन करने का कोशिश करेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 जो है मिसलेनियस से रिलेटेड है। तो चैप्टर नंबर 3 जो है वो हमारा क्या है, मिसलेनियस से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्या, सेल्फ सर्टिफिकेशन। ये किसका बात कर रहा है, सेल्फ सर्टिफिकेशन का बात कर रहा है। तो जो एप्लीकेशन फॉर क्लियरेंस के लिए जो भी एप्लीकेशन होना चाहिए, जो भी एक तरीके से जो भी कंपनी क्लियरेंस के लिए एप्लीकेशन देती है वो सेल्फ सर्टिफाइड होना चाहिए। सेल्फ सर्टिफाइड होना चाहिए एप्लीकेंट के द्वारा या ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा सेल्फ सर्टिफाइड होना चाहिए। सेकंड नंबर, जो क्लियरेंस जो है जो इशू किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ सर्टिफिकेशन के बेसिस पे ही क्लियरेंस को क्या किया जाएगा, इशू किया जाएगा, और उसको वेरीफाई किया जाएगा। जो अगर जरूरत है तो एक तरीके से अगर जरूरत पड़े तो उसको वेरीफाई किया जाएगा, और कब किया जाएगा, आफ्टर द इशू ऑफ क्लियरेंस। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो होगा में ऑल्सो बाय नोटिफिक कंप्लायंस। कहने का मतलब है कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या करेंगे कि नोटिफाई करेंगे, और नोटिफाई करेंगे और इंडिकेट करेंगे उस तरीके का प्रोविजन, उस तरीके के प्रोविजन को इंडिकेट करेंगे जहां पे सेल्फ जो डिक्लेरेशन जो है वो एक तरीके से क्या है, डिम्ड है, जो कि एक तरीके से सफिशिएंट डॉक्यूमेंट जो है कम्प्लीकेशन के लिए जरूरी है। सर्टिफिकेशन करने के बाद जो सेल्फ सर्टिफिकेशन जो है वो आपको गलत पाया जाता है, तो जो क्लियरेंस आपको जो उस बेसिस पे इशू किया गया है उसको क्या किया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। और जो पर्सन जो है ना उसको क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉल्स सेल्फ सर्टिफिकेशन शैल बी लिएबल, उसको क्या है सेक्शन 197 इंडियन पिनल कोड के तहत उस पर क्या है कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पशन कुछ छूट के बारे में भी बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है एक तरीके से मे बाय नोटिफिकेशन एग्जम्प्ट एनी क्लियरेंस फॉर एनी ऑफ द प्रोविजन एक्ट। जो भी इस प्रोविजन एक्ट में, कहने का मतलब जो भी लोग जो है उन पे क्या है छूट दे। द स्टेट गवर्नमेंट जो है में बाय नोटिफिकेशन एक्ट के प्रोविजन का जो भी प्रोविजन है, इस एक्ट के प्रोविजन का जो भी एक तरीके से क्लियरेंस है उस पे स्टेट गवर्नमेंट एग्जम्पशन दे सकती है। अगर ऑथराइजेशन के बारे में बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑथराइज द सेक्रेटेरिएट फॉर ग्रांट एनी क्लियरेंस रिक्वायर्ड बाय इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट के द्वारा अगर कोई भी क्लियरेंस अगर रिक्वायर्ड है तो सेक्रेटेरिएट
सेक्रेटरीट क्या कर सकता, कहने का मतलब है कि जो स्टेट गवर्नमेंट एक तरीके से वो ऑथराइज कर सकती है कि जो भी क्लियरेंस जो है एक तरीके से इन्वेस्टमेंट को जो भी क्लियरेंस अगर जरूरत है तो जो भी सेक्रेटेरिएट है उसको क्या कर सकती है, ग्रांट कर सकती है। अगर हम पेनाल्टी के बारे में बात करते हैं तो एनी पब्लिक ऑथोरिटी, अगर कोई भी पब्लिक ऑथोरिटी अगर फेल होती है कंप्लाई विथ द डायरेक्शन ऑफ द स्टेट बोर्ड, जैसे जो भी स्टेट बोर्ड का जो डायरेक्शन है उसको इम्प्लीमेंट करने में जो भी पब्लिक ऑथोरिटी अगर फेल होती है तो जो सेक्रेटेरिएट जो है विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम शैल ऑन कन्विक्शन भी पनिशेबल, तो जो सेक्रेटेरिएट जो है वो एक तरीके से क्या है उसको पनिशेबल कर सकती है, फाइन क्या है ना बढ़ा सकती है। 10,000 जो है 10,000 रुपये फर्स्ट ऑफेंस, पहले साल के लिए पहले मतलब अपराध के लिए उसको 10,000 और सेकेंड और क्या बोलते हैं जो भी होगा उसके लिए 50,000 तक का प्रोविजन इसमें किया गया है अगर फॉल्स पाया गया पब्लिक ऑथोरिटी तो। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि वेयर जो ऑफेंस जो है जो अपराध जो है इस एक्ट के अंदर अगर पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा जो कमिट किया गया है अगर कमिश्नर अगर मान लीजिए सेटिस्फाइड है तो उसके सर्विस के अगेंस्ट भी उसको सर्विस के अगेंस्ट भी क्या है प्रावधान लिया जा सकता है, सर्विस के अगेंस्ट भी क्या है जो भी एक्शन होगा वो लिया जा सकता है। अब देखिए कुछ इन्वेस्टर का क्या है यहाँ पे अधिकार भी दिया गया है, एवरी इन्वेस्टर इज फ्री टू अप्लाई डायरेक्टली टू द रिलेवेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी फॉर ऑब्टेनिंग, कहने का मतलब है कि जो भी इन्वेस्टर है जो प्रत्येक इन्वेस्टर उनको क्या फ्री किया गया है वो अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली, अगर उनको क्लियरेंस अगर चाहिए तो वो क्या कर सकते हैं फ्रीली क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं इंटीग्रेटेड क्लियरेंस सिस्टम, यहाँ पे क्या है ऑनलाइन सिस्टम है जो कि एक तरीके से क्लियरेंस क्या है ना देती है और जो भी एक तरीके से क्लियरेंस होगा उसको अप्रूव किया जाएगा वो इंटीग्रेटेड क्लियरेंस सिस्टम की मदद से। अगर हम कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का बात करें, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एंड सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट होगा वो ऑनलाइन क्या होगा रिसिप्ट किए जाएंगे और जो क्लियरेंस जो होंगे वो आपको ऑनलाइन ही क्या है आपको बताए जाएंगे कि आपको क्लियरेंस मिला कि नहीं मिला, तो उसको ऑनलाइन ही आपको बताए जाएंगे और किसके बेसिस पे, इंटीग्रेटेड क्लियरेंस सिस्टम के बेसिस पे। अब देखिए पावर टू गिव डायरेक्शन, कहने का मतलब है कि क्या इस पावर है जिसके कारण क्या है ना डायरेक्शन आपको क्या है ना सही जा सके, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है में फ्रॉम टाइम टू टाइम, कहने का मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या है टाइम टू टाइम क्या करती है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट बोर्ड के जो सेक्रेटेरिएट है और जो पब्लिक अथॉरिटी जो है उसको टाइम टू टाइम क्या करती है सच जनरल और स्पेशल डायरेक्शन क्या है प्रोवाइड करती है, जो भी पॉलिसी के रिलेटेड जो भी उसको डायरेक्शन चाहिए वो उसको प्रोवाइड करती है विच इज नॉट इनकंसिस्टेंट विथ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अब उसके बाद बारे में बात करेंगे कि जो कंसर्न बोर्ड जो है सेक्रेटेरिएट है पब्लिक अथॉरिटी है वो शैल बी बाउंड टू फॉलो एंड एक्ट अपॉन सच डायरेक्शन, कहने का मतलब है कि जो कंसर्न बोर्ड और सेक्रेटेरिएट या पब्लिक अथॉरिटी है उनको बाउंड किया गया है कि जो भी इस एक्ट के अंदर जो भी रूल है रेगुलेशन है उसको क्या कर सके फॉलो कर सके, तो एक तरीके से पावर दिया गया है कि पॉलिसी के रिलेटेड जो भी वर्क है उसको क्या है प्रोवाइड किया जा सके। यहाँ पे बात करें लाई अगेंस्ट, कहने का मतलब है कि कोई भी सूट या कोई भी प्रोसिक्यूशन अगर लीगल के अकॉर्डिंग नहीं किए जाएंगे, किसके अगर कोई भी अगर आदमी अगर गुड फेथ किया गया है तो कोई भी प्रोसिक्यूशन उसके खिलाफ नहीं किए जाएंगे। पावर टू मेक रूल बनाने के लिए क्या पावर है, स्टेट गवर्नमेंट में भी नोटिफिकेशन मेक रूल फॉर कैरिंग आउट एनी ऑफ द पर्पस ऑफ द, मतलब स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है पावर बना सकती है, जो रूल है वो क्या है बना सकती है। इन पार्टिकुलर एंड विदाउट प्रीजुडिस द जनरली एंड पावर प्रोविजन में बी प्रिस्क्राइब्ड इन सच रूल फॉर ऑल एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर, कहने का मतलब कुछ इसमें क्या है ना प्रोसिक्यूशन प्रोविजन बताया गया है प्रिस्क्राइब किया गया है जिसके थ्रू क्या है ना रूल आपको इंप्लीमेंट किया जाएगा। जैसे आपको क्या पहला प्रोसेस ऑफ अप्रूविंग इन्वेस्टमेंट प्रोपोजल बाय द स्टेट बोर्ड, कहने स्टेट बोर्ड के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट प्रोपोजल है उसको क्या करना अप्रूव करना और क्या करना प्रोसेस करना। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ वर्किंग ऑफ द सेक्रेटेरिएट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टाफ स्ट्रेंथ, कहने का मतलब है कि वर्किंग जो सेक्रेटेरिएट के जो वर्किंग का जो प्रोसेस है और स्टाफ के स्ट्रेंथ का डिटर्मिनेशन जो है, अगर रिक्रूटमेंट का मेथड है, सर्विस कंडीशन, ये सब जो है एक तरीके से आपको इसमें क्या है आपको शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि द फॉर्म एंड मोड ऑफ फिलिंग
द कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एंड इट्स प्रोसेसिंग बाय द सेक्रेटेरिएट। कहने का मतलब है कि जो फॉर्म एंड क्या मोड ऑफ फिलिंग ऑफ कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सेक्रेटेरिएट के द्वारा क्या है प्रिस्क्राइब किया जाएगा। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेक्रेटेरिएट एंड द टाइम फ्रेम ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस। कहने का मतलब है कि जो सेक्रेटेरिएट के रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो भी सर्विस का डिलीवरी के लिए जो टाइम फ्रेम है वो आपको डिसाइड किया जाएगा। यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आप पीरियोडिसिटी क्या है प्रोवाइड किया जाएगा किसके लिए, वेरीफाई करने के लिए बाय इंस्पेक्टिंग एजेंसी। जो भी इंस्पेक्टिंग एजेंसी जो वेरीफाई करेगी कि जो भी एक तरीके से आपको पेनाल्टी जो लगाया है, जो भी एक तरीके से फॉल्स और इनएक्यूरेट सेल्फ डिक्लेरेशन जो अगर किया गया है तो उस पे जो पेनाल्टी लगाया गया है तो उसको आपको रेक्टिफाई करे और उससे रिलेटेड जो भी वेरिफिकेशन है उसको क्या है प्रोवाइड करे। ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम एंड इशू द क्लियरेंस। कहने का मतलब है कि जो भी क्लियरेंस इशू हो रहा है उसको ऑनलाइन क्या करना है, मॉनिटरिंग करना है, इसका आपका पार्ट है। यहाँ पे बात कर रहे हैं रिपील एंड क्या है ना सेविंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो बिहार सिंगल विंडो क्लियरेंस जो एक्ट जो है 2006 वो क्या करेगा, एक तरीके से रिपील करेगा। बिहार सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट 2006 है वो इसको क्या है रिपील करेगा। अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो मान लीजिए इस तरीके का, अगर मान लीजिए रिपील मतलब होता है कि रद्द करना। तो जो इस तरीके का जो रिपील जो है इस एक्ट जो है ये आपको पॉलिसी, ये जो आपको प्रमोशन जो एक्ट है इसके अंदर जो भी काम किया गया है या किए जाने का अगर मान लीजिए कि संभावना है तो इस एक्ट को मतलब क्या है काम करना अथवा कार्रवाई करने दी गई। दोस्तों ये आपको बिहार स्टेट क्या प्रमोशन एक्ट के बारे में हम बताएं जो आपको 2016 से रिलेटेड है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्या है ना टॉपिक ये था, लेकिन फिर भी क्या है जितना हो सके मैं आपको समझाने का कोशिश किया हूं और आपके एग्जाम के लिए इससे मैं टोटल चीज को ही यहाँ पे डिस्कस किया हूं। फिर से मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट जो आपका टॉपिक जो है, आपको एक व्यूअर ने आपको बताया था एमएसएमई से रिलेटेड वीडियो लाने के लिए, मैं उस पर जितना भी टॉपिक है उसके रिगार्डिंग आपको पूरा भरपूर मैं वीडियो दूंगा। आज या कल के डेट में क्या है ना वो आ जाएगा आपके पास क्या है ना वीडियो। तो आप क्या है ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।